हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में हम नोटिफिकेशन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और चीज़ों को मिस कर देते हैं। आज एसबीआई ने जूनियर एसोसिएट की वैकेंसी रिलीज़ कर दी। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, तो यहाँ पर मैं 18 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स या आप बोल सकते हो 18 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। और जब भी आप अप्लाई करने जा रहे हो तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना ही चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारा शेयर करें, क्योंकि एक छोटी सी गलती एक बच्चे का पूरा कैरियर बर्बाद कर सकती है। तो प्लीज़ अवेयरनेस इज़ वेरी नेसेसरी। जिस वीडियो में आपको लगे कि बहुत ही नेसेसरी है अवेयरनेस और भी बच्चों तक पहुंचाना, उस वीडियो को एटलीस्ट आप शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि अप्लाई करने के बाद बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है, मेल आता है, दीदी मैंने ये गलती कर दिया, लेफ्ट थंब लिखा था मैंने राइट थंब कर दिया, क्या करूँ दीदी, मेरा रिजेक्शन हो जाएगा। तो ऐसी गलती करनी ही क्यों, जिसको लेकर बाद में हमें रिग्रेट हो और हम यहाँ वहाँ जाकर कमेंट करें। ओके, तो उन्हीं गलतियों से बचने के लिए ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। ओके, सबसे पहले ये देखेंगे कि फॉर्म अप्लाई करने की डेट कब से स्टार्ट हो रही है। तो 7/9 यानी कि इसी मंथ से 7वें तारीख से, यानी कि कल से, है ना, कल से फॉर्म अप्लाई होनी स्टार्ट हो जाएगी और 27/9 तक आपकी अप्लाई की डेट रहेगी। याद रखना, ये वाली डेट आपको याद रखनी है। कौन सी? 27/9/2022 तक हमारी एप्लीकेशन हम डाल सकते हैं। इसके बाद क्या है? कैंडिडेट्स हु प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 10th और 12th में आपने अगर 10th किया है, 12th किया है, उसके मार्कशीट में या फिर सर्टिफिकेट में ये है कि आपने वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपने पढ़ाई की। जैसे कि मैं बिहार से हूँ, तो बिहार में लोकल लैंग्वेज क्या होती है? हिंदी होती है। तो हिंदी मैंने 10th और 12th में की है। तो फिर मैं अगर बिहार से अप्लाई करती हूँ तो मेरा लैंग्वेज टेस्ट नहीं होगा। वहीं अगर मैं गुजरात से अप्लाई कर रही हूँ और यहाँ से मैंने पढ़ाई की है बिहार से, तो गुजरात वहाँ का लोकल लैंग्वेज हुआ, है ना। हिंदी तो है ही, लेकिन आपको गुजराती भी आनी चाहिए ना। तो गुजराती के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लोकल लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 10th और 12th में वहाँ की लैंग्वेज पढ़ी है, जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो, नो नीड ऑफ लैंग्वेज टेस्ट। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना कि आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आती है कि नहीं। कई बार हम महाराष्ट्र से अप्लाई कर देते हैं और हमें मराठी आती ही नहीं है और हम रिजेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो वहाँ पे साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा है कि अगर आप टेस्ट में फेल हो जाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी चांस नहीं लेना है। थर्ड पॉइंट क्या है कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटर स्टेट ट्रांसफर फॉर जूनियर एसोसिएट टू बी रिक्रूटेड। क्या कह रहा है कि अगर आपने किसी और स्टेट से अप्लाई किया, जैसे मैं बिहार से हूँ और मैंने अप्लाई किया उड़ीसा से, तो मैं बाद में मेरी अगर सिलेक्शन हो जाती है और मैंने सोचा कि अब मैं उड़ीसा में जॉब ना करके मैं अपना ट्रांसफ़र कहाँ करा लूँ? बिहार में करा लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। इंटर स्टेट ट्रांसफ़र का मतलब यही होता है कि किसी और स्टेट में आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा अगर आप जूनियर एसोसिएट्स के तौर पे अप्लाई करते हो। तो कहने का मतलब कि जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करते हो, पूरी लाइफ उसी स्टेट में आपको काम करना पड़ेगा। आप अपने स्टेट में दोबारा से नहीं ट्रांसफ़र करा सकते हो। ठीक है, इसके बाद चौथा पॉइंट ये है, ओबीसी रिजर्वेशन ओनली फॉर नॉन क्रीमी लेयर, है ना। अगर आप ऐसे कैटेगरी में आते हो जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो आपको ओबीसी अगर रिजर्वेशन चाहिए तो आपको नॉन क्रीमी लेयर में आना पड़ेगा। नॉन क्रीमी लेयर बोलने का मतलब कि आपकी फैमिली की इनकम सालाना 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो वो होते हैं ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। ओके, क्रीमी लेयर में क्या होता है? अगर आप क्रीमी लेयर में आते हो, आप ओबीसी में हो और क्रीमी लेयर में आते हो, तो आप अपनी कैटेगरी जनरल या फिर जनरल में एलडी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो?
ओबीसी में आपको रिजर्वेशन मिला है तो आप नॉन क्रीमी में आना चाहिए, आपकी इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। क्रीमी लेयर में आ रहे हो तो आप अपनी कैटेगरी क्या डालोगे, जनरल डालोगे या फिर जनरल एलडी डालोगे। ठीक, 5वां पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, है ना। ईडब्ल्यूएस कौन बनाते हैं, जनरल कैटेगरी वाले लोग बनाते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जिनकी फैमिली की इनकम 8 लाख रुपए से कम होती है सालाना, वो बनाते हैं अपने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, है ना। अब क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इशूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। कहने का मतलब फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ अपना, अगर 2022 का फाइनेंशियल ईयर देखा जाए तो अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2022, ठीक, तो ये होता है अपना फाइनेंशियल ईयर। यानी कि ईडब्ल्यूएस जो आप सर्टिफिकेट बनाओगे वो मार्च के बाद होना चाहिए, अप्रैल 2022 से स्टार्टिंग से अप्रैल 2022 से बना होना चाहिए या फिर मार्च 2022 के पहले बन जाना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करना है कि अप्लाई करने के पहले आप ईडब्ल्यूएस बनवा लो, या फिर अप्लाई करने के बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से अप्लाई कर रहे हो तो 15-20 दिन के अंदर अंदर फिर आप ईडब्ल्यूएस का अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ठीक है, और वो कहाँ से बनेगा, अपने आसपास के ब्लॉक में, या फिर आप अपने मुखिया से मिलकर, या फिर आपके एरिया में जो भी एक अथॉरिटी होगी उनसे मिलकर आप पता लगा लीजिएगा कि हमारे यहाँ का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कहाँ बनता है, वहाँ पे बनेगा। और वहाँ पे जो हायर अथॉरिटी होगी, जैसे आप ब्लॉक में बनाइएगा तो वहाँ पे बीडीओ का साइन रहता है, ठीक है, तो वहाँ से बनेगा। तो कब से बनाना है, मार्च 2022 से पहले 23 है ना, 2023, ओके, यानी कि अगले साल मार्च 2023 से पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, तो ईडब्ल्यूएस दिसंबर के पहले तक बनवा लीजिए आप लोग, क्योंकि बाद में दिक्कत आ सकती है। ओके, इसके बाद क्या है, कैंडिडेट अगेंस्ट हुम देयर इज आर एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जिन कैंडिडेट के कैरेक्टर पे या फिर कोई पुलिस कंप्लेन हो या फिर कुछ ऐसा उनके खिलाफ मामला हो तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कैंडिडेट में अपीयर इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी नोटिफाइड सेंटर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मान लो मैं हूँ बिहार से, है ना, मैंने फॉर्म फिल किया गुजरात से, ठीक है, गुजरात से मैंने फॉर्म फिल किया, तो क्या मुझे गुजरात में जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन देने? नहीं, आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप गुजरात से ही देना चाहते हैं एग्ज़ाम या फिर बिहार से। अगर आपने चूज किया कि मुझे बिहार का ही सेंटर चाहिए, बिहार में पटना का सेंटर जाना है, बिहार का मुजफ्फरपुर सेंटर जाना है, बिहार में आपको भागलपुर सेंटर जाना है, यानी कि बिहार में अगर आप सेंटर चूज करते हो कि मैंने फॉर्म तो अप्लाई किया है गुजरात से लेकिन मुझे एग्ज़ाम देना है बिहार में ही, तो आपको यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से अपना एग्ज़ाम दे सकती हैं। तो जो बच्चे दूसरे स्टेट से अप्लाई करने से डर रहे हैं बस ये सोचकर कि मुझे एग्ज़ाम देने दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे उनके लिए बहुत बड़ी राहत की बात है कि आप अप्लाई करेंगे दूसरे स्टेट से और फॉर्म फिल करेंगे अपने स्टेट से। ठीक है, 8वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, 20 से 28 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी। ठीक है, एज रिलैक्सेशन मिलता है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपकी एज यानी कि 2/8/1994 से पहले नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर आपका 1/8 हो गया तो वो नहीं अप्लाई होगा, 2/8/1994 के बाद का आपका जन्म होना चाहिए और 1/8/2022 के बाद के बीच में आपका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। एज में आपको रिलैक्सेशन मिलता है, SC/ST का 5 इयर्स का, OBC का 3 इयर्स का, PWD अगर जनरल और EWS कैटेगरी में आते हैं तो 10 साल के, PWSC/ST आते हैं तो 15 साल, PWD हाँ आपके OBC में आते हैं तो 13 इयर्स। यहाँ पे इसका मतलब होता है फिजिकली अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, और आप जनरल और EWS कैटेगरी में आते हैं और फिजिकल रूप से आपको कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको क्या होगा, 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, सो गाइज ये रहे आपके 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हो सके तो आप इसको स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बाकी के
10 पॉइंट्स मैं फिर से बता रही हूँ। दूसरी बात कि अगर आप एक सेकेंड SBI का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं दीदी कहाँ से तैयारी करें। तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप कोई पेड वीडियो लें, ठीक है। अड्डा 247 पे बहुत अच्छे टीचर पढ़ाते हैं। अड्डा 247 पे बहुत अच्छे टीचर हैं। क्वांट का आप ले लो, इंग्लिश का ले लो, रीजनिंग का ले लो, है ना। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे टीचर पढ़ाते हैं। इसका ऐप भी आप इंस्टॉल कर लेना, ओके। यहाँ से आप डेली क्विजेज लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको 3-4 दिन पहले बताया था कि शांतनु सर, है ना, शांतनु सर क्वांट बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उनसे आप वहाँ से अड्डा से क्वांट पढ़ सकते हो। बाकी यहाँ पे पेड क्लासेस भी चलती हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं आप पेड क्लासेस परचेज करो। यहाँ पे फ्री क्लासेस भी बहुत सारी हैं, लेकिन अगर आपको परचेज करना है तो यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हो। बाकी अड्डा का जो होता है ना वीडियो क्लासेस, फ्री के वीडियो क्लासेस काफ़ी बेहतरीन है। वहाँ से आप जाके पढ़ाई कर सकते हो, चाहे क्वांट हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, करेंट अफेयर्स हो। करेंट अफेयर्स तो मैंने वहाँ पे आपको बताया ही है, बहुत ही बेहतरीन करेंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के लिए आशीष सर। डेली उनका सुबह में आप क्या करो, उनका करेंट अफेयर्स देखना स्टार्ट करो दो, बस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो अड्डा पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचर जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वो है आशीष सर। उनसे आप करेंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपको देखना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो इनकी वीडियो की मैं क्लासेज आपको लिंक दे देती हूँ, वहाँ से भी कर सकते हो या फिर ऐप से जाकर डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपना क्या है, 9th मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। यानी कि आपने भले ही आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया है, साइंस से ग्रेजुएशन किया है या फिर किसी भी स्ट्रीम से किया है, नो मैटर, आपको बस ग्रेजुएट होना चाहिए। और यहाँ पे परसेंटेज की कोई मांग नहीं है कि आपको 60% चाहिए, 50% चाहिए, 40% चाहिए। आपके चाहे कितने भी परसेंट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पासिंग डेट क्या होना चाहिए, 30/11/2022 यानी कि नवंबर, इस साल के नवंबर तक आपका रिजल्ट फाइनल आ जाना चाहिए। 30/11/2022 के बाद अगर आपका फाइनल रिजल्ट आता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद 11वां पॉइंट क्या है, देयर हु आर इन द फाइनल सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली। यानी कि अगर आपका फाइनल ईयर चल रहा है, ओके, और आपका रिजल्ट 30/11/2022 के पहले आपको उम्मीद है कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा, तो आप प्रोविजनली, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोविजनल का, वहाँ से उस ऑप्शन को चूज करके आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए, 30/11/2022 के पहले आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, 12वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट ऑफ अपियरिंग ऑन द मार्कशीट, है ना। तो पासिंग एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे पता चलेगा कि आप पास हुए हो, जो आपका फाइनल मार्कशीट पे जो डेट होगा ना, है ना। एक तो आपका होता है मार्कशीट और एक होता है आपका क्या, सर्टिफिकेट, ठीक है। तो अगर आपके पास मार्कशीट है, फाइनल मार्कशीट है ना, उस पर अगर आपका डेट दिया हुआ है और अभी तक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो भी आपका जो फाइनल मार्कशीट वाला डेट होगा उसको ही आपका पासिंग ईयर माना जाएगा, ठीक है। और ये पास मार्कशीट किसके द्वारा मिलेगा, आपका जो यूनिवर्सिटी या फिर आपका जो इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने पढ़ाई की है वहाँ से फाइनल यूनियर का आपको इशू होना चाहिए। 13 नंबर क्या है कि इन केस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द पार्टिकुलर एग्जामिनेशन इज पोस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। अगर ऐसा मैटर आता है कि रिजल्ट आपको हाथ में नहीं मिलकर आपके वेबसाइट पर, आपने जिस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है वहाँ की वेबसाइट पर लोड कर दिया जाता है, या फिर वहाँ के इंस्टीट्यूट ने अपने वेबसाइट पर चढ़ा दिया कि आपका 3rd ईयर का फाइनल रिजल्ट ये रहा, आप पास हो चुके हैं। ए सर्टिफिकेट इशूड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो आप क्या करोगे, उस यूनिवर्सिटी के पास जाओगे और बोलोगे कि मुझे एक सर्टिफिकेट दे दीजिए साइन करके कि जो मेरा रिजल्ट अपलोड हुआ है वेबसाइट पे वही मेरा फाइनल रिजल्ट है, और उसी के आधार पर आपको पासिंग डेट यही वाला आपको
वेबसाइट विल बी टेकन एज द डेट ऑफ पासिंग, यानी कि जो वेबसाइट पे आपका रिजल्ट दिया रहेगा ना वही आपका क्या हो जाएगा, डेट ऑफ पासिंग हो जाएगा। क्या समझे बात, कि अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट वेबसाइट पे डाल दिया गया है तो आप यूनिवर्सिटी के पास जाओगे, वहाँ पे जो हायर अथॉरिटी है उनसे बोलोगे कि सर मेरा फाइनल रिजल्ट वेबसाइट पे लोड हो गया है, आप मुझे एक सर्टिफिकेट लिख कर दे दीजिए कि वेबसाइट वाला रिजल्ट ही मेरा पासिंग रिजल्ट है। वो बहुत ही ईजी है, कोई इसमें डिफ़िकल्ट काम नहीं है। 14 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, देखो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे नए नए अप्लाई करते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि आपके 2 एग्ज़ाम होंगे इसमें। पहला एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स और दूसरा एग्ज़ाम होगा क्या, आपका मेंस। ठीक है, प्रीलिम्स आपका 1 घंटे का होगा जिसमें इंग्लिश 30 नंबर के आएंगे, टाइम रहेगी 20। क्वांट आपके 35 नंबर के आएंगे, टाइम रहेगा 20 मिनट, है ना। रीजनिंग आपके 35 नंबर के आएंगे, टाइम रहेगा 20 मिनट, यानी कि पूरा 60 मिनट का आपका 20 मिनट आपको तीनों सब्जेक्ट में डिवाइड करके दिया गया रहेगा। 35 आपको रीजनिंग और क्वांट में रहेंगे और इंग्लिश में आपके 30 नंबर के रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके मेंस आएंगे। जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर दोगे तो आपको क्या आएंगे, मेंस में अपीयर होने का मौका मिलेगा। मेंस में आपको क्या रहते हैं, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस रहते हैं, 50 नंबर के होते हैं। इसीलिए मैंने बोला आशीष गौतम सर को अड्डा पे आप लोग फॉलो कीजिए अगर आपको ये 50 नंबर सिक्योर करना है। ठीक है, 50 नंबर के आएंगे, 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 35 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद इंग्लिश आएंगे 40 क्वेश्चन, ओके, 40 नंबर के आएंगे, 35 मिनट लगेंगे। कितने मिनट में मिलेंगे आपको, 40 क्वेश्चन 40 नंबर 35 मिनट मात्र आपको इसमें मिलेंगे। क्वांट में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स और 45 मिनट आपको मिलेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 क्वेश्चन याद रखना, 50 नंबर के होंगे और 45 मिनट आपको मिलेंगे। रीजनिंग और कंप्यूटर सर्टिफिकेट एप्टीट्यूड, तो मोस्टली रीजनिंग के ही क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन नहीं आते हैं। कंप्यूटर एप्टीट्यूड के रीजनिंग में ही आपको रीजनिंग टाइप का ही आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड आता है। 50 क्वेश्चन होते हैं और 60 नंबर के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन क्या होगा 1.20 स्कोर के होंगे। कितने स्कोर के होंगे, 1.20 स्कोर के होंगे, यानी कि रीजनिंग में आपको ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन तो आपके स्कोर बढ़ेंगे। 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स और 45 मिनट के ही रहेंगे। तो ये वाला जो है ना, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना कि कैसे क्या करना है। ओके, इसके बाद 2 घंटे और 40 मिनट का आपका मेंस होगा। कितना, 2 घंटे और 40 मिनट का। ठीक है, 15वां मेन पॉइंट क्या है कि 10th और 12th में सर्टिफिकेट आपका स्टडीड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी सब्जेक्टेड टू लैंग्वेज टेस्ट। वही हुआ कि अगर 10th और 12th में आपने जो स्टेट से फिल किया है उस लैंग्वेज की आपने उस स्टेट से पढ़ाई की है तो आपका कोई भी लोकल लैंग्वेज टेस्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद प्रीलिम का कॉल लेटर कब से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, 29/10/2022 से, यानी कि अक्टूबर से 29 तारीख से आप अपने प्रीलिम्स के कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो। इसका मतलब कि आपका प्रीलिम्स कब से स्टार्ट हो जाएगा, नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन का कॉल लेटर कब से स्टार्ट होगा, दिसंबर 2022 लास्ट से या फिर जनवरी 2023 के स्टार्टिंग से, यानी कि 3-4 मंथ है आपके पास अपने सपने को साकार करने के। अभी अपना सितंबर हो ही रहा है, जनवरी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, है ना, फेब तक मुझे लग रहा है सब कुछ हो जाएगा। तो 4 महीने में आप एक SBI बहुत बड़े ब्रांड के मेंबर बन सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाओ। 18वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं कि आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना है। हमेशा याद रखना, राइट नहीं लेफ्ट, हमेशा क्या देना है, वहाँ पे जब आप थंब इम्प्रेशन दोगे ना फॉर्म फिल करने के टाइम में, तो आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना है। डिक्लेरेशन अच्छे से भरना है, ठीक है, और डिक्लेरेशन पे भी लेफ्ट थंब भी देना है। ओके, हर जगह आपको कौन सा थंब देना है, लेफ्ट थंब ही देना है। और लास्ट में मैं यही बोलूँगी गाइज, ऑल द बेस्ट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मोस्ट नेम, मदर नेम, फादर नेम, एड्रेस, ठीक है, इन सारी चीज़ों में एरर नहीं करना है,
इसको क्या करोगे, डबल चेक करोगे। सबमिट करने के पहले 2 से 3 बार आप चेक करोगे आपका नाम सही है, सरनेम सही है, मम्मी का नाम, सरनेम, पापा का नाम, सरनेम, सब कुछ सही होना चाहिए। एक अभी मुझे कमेंट आया था, उसका नाम था अंकिता कुमारी और गलती से उसने फॉर्म में डाल दिया था कुमारी अंकिता, उसे सेंटर में अंदर जाने नहीं दिया गया था। तो ये माइनर मिस्टेक आप नहीं करना। उसका एक सपना साकार हो सकता था जो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट गाइज, लग जाओ अभी से। रात को रात नहीं समझना है, दिन को दिन नहीं समझना है। और क्वांट के लिए मैंने बता दिया शांतनु सर, और जनरल अवेयरनेस करेंट अफेयर्स के लिए आशीष गौतम सर को फॉलो कीजिए। बाकी मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी कि और किनको किनको आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन फिलहाल अगर आपको और कोई टीचर पसंद है जिनको आप फॉलो करते हो तो कंटिन्यू विद देम, ओके। लेकिन इनसे भी एक बार देख लेना कि क्या इनका पढ़ाया हुआ आपको सही लगता है या फिर नहीं। ऑल द बेस्ट।